वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री एंड आज यहाँ पर हम 16 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो यहाँ पर आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से साझेदारी की है या भागीदारी की है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा कि भारत में जो एथलेटिक्स है ना, इनके समग्र विकास के लिए आपकी भारत की किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ भागीदारी की है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना किसने की थी? धीरू भाई अंबानी जी ने की थी। आप लोग इनसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो यहाँ पर RIL के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे देती हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है? संस्थापक धीरू भाई अंबानी। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी जी जो हैं RIL के संस्थापक हैं। इनके जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपकी RIL की स्थापना आपकी हुई थी 8 मई 1973 को हुई थी। ठीक है, 1973 याद रखिएगा। और कहाँ पर हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी इनकी स्थापना। सो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आपके जो RIL है इनकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं? तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में जो मालिक हैं आपके RIL के, उनसे आप लोग परिचित ही होंगे, मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जी जो हैं अभी प्रेजेंट में इसके जो है मालिक हैं। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई RIL के बारे में। अब बात ये आती है कि अगर इन्होंने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए RIL ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से भागीदारी की है, देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्यों इन्होंने ऐसा किया है। सो इसके पीछे हमें ऑब्जेक्टिव भी समझना जरूरी है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए, इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य यही है कि आपके जो भारतीय एथलीट हैं ना, इन एथलीटों की खोज करना। आजकल देखिए, आप लोग देखेंगे कि अब मैटर नहीं करता कि एक बिग सिटी से कोई एथलीट निकले। अब किसी भी आपके जो एरिया हैं वहाँ से आपका कोई भी एथलीट निकल सकता है। तो उन अच्छे एथलीट्स की खोज करना। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। तो याद रखिएगा कि इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं भारतीय एथलीट। इनके ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने जो भागीदारी की है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, भारतीय एथलीट की खोज करना। ठीक है, और क्या है इनका उद्देश्य? और इनका उद्देश्य ये भी है कि उनका विकास करना। क्या करना? इनका विकास करना, यानी कि इनका डेवलपमेंट एथलीट्स का, साथ ही साथ इनका पोषण, इनके पोषण से संबंधित सभी चीज़ें जो है इन्होंने इसके तहत भागीदारी की है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इनका उद्देश्य क्या है इस भागीदारी का, कि भारतीय एथलीट की खोज करना, साथ ही साथ उनका विकास, उनके पोषण को ध्यान रखना। ये बेसिकली इनके लिए जो है इन्होंने भागीदारी की है। और इसमें साथ ही साथ महिलाएं जो हैं, आपकी महिला एथलीट हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सो याद रखिएगा कि महिला एथलीट जो हैं इन पर भी विशेष का ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, सो ये हुई इतनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और डैश, यहाँ पर आपको बताना है किसने जुलाई 2022 में ई-वेब यानी कि ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत ने और किस एक देश ने आपके जो है ई-वेब यानी कि जो ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती नेटवर्क हैं, इन परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। सो यहाँ पर आप देखिए ग्रीनलैंड आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये आपका सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अगर द्वीप आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका ग्रीनलैंड है। ठीक, आपको ये जरूर याद रखना है। याद रखिएगा कि ये आपका एक महाद्वीप नहीं है, ये द्वीप है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ और याद रखना है, ग्रीनलैंड जो है आपके डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक, सो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन था वो आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि भारत ने और मेडागास्कर ने जो है आपका ई-वेब नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक जो आपका समझौता ज्ञापन है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो थर्ड पर हम टिक करेंगे। ठीक है, अब हमें ये भी जानना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ के पीछे। ठीक है, ये जो आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा कि आपके मेडागास्कर के जो नागरिक हैं उनको जो विभिन्न ऑनलाइन डिग्री हैं और डिप्लोमा है उनका पाठ्यक्रम ई-वेब यानी कि जो आपकी ई-वेब यानी कि ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती परियोजना के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ उद्देश्य। उद्देश्य क्या है आपका, मेडागास्कर के नागरिकों को ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम ई-वेब परियोजना के माध्यम से, यानी कि ये जो आपकी परियोजना है इस परियोजना के माध्यम से निःशुल्क यानी कि फ्री आपका जो है उपलब्ध की जाएगी, फ्री प्रदान की जाएगी। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इतनी। अब बात आती है मेडागास्कर की, थोड़ा सा मेडागास्कर के बारे में भी जान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मेडागास्कर बेसिकली कहाँ पर है। तो जब आप मैप देखेंगे तो हिंद महासागर में आपको दिख जाएगा मेडागास्कर। ठीक है, हिंद महासागर में आपको मेडागास्कर दिख जाएगा। ठीक, सो आप मैप देखिएगा तो आपको समझ आएगा। अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि मेडागास्कर जो है आपका किस महासागर में स्थित एक द्वीप है। तो मेडागास्कर आपका एक ऐसा द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो भी याद रखिएगा, हल्का सा डिफरेंट है बट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एंटाना, आप लोगों को कैसे इसको बोलना है, एंटाना, इस तरीके से मैं बोल रही हूँ तो आप लोग भी इसको इसी तरीके से बोलिएगा, एंटाना नारिवो। ठीक है, एंटाना नारिवो इनकी कैपिटल है। ठीक, सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है मेडागास्कर के बारे में। ठीक है, इनकी मुद्रा क्या है, मालागासी एरिडी, क्या है इनकी मुद्रा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इनकी करेंसी जो है आपकी, CU का मतलब है करेंसी, आप समझ जाना। तो इनकी करेंसी क्या है, मालागासी एरिडी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों को इस बार का पैट एग्ज़ाम देना है तो पैट एग्ज़ाम में आपसे अक्सर कैपिटल एंड करेंसी पूछा जाता है और क्लियरली मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में करेंसी एंड कैपिटल के बारे में। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में चल रहे ISSF विश्व कप में कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान पर देश रहा है उसका आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो देखिए, ये बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि ये जो स्थान है पदक तालिका में शीर्ष स्थान आपके प्यारे भारत ने प्राप्त किया है। ये चीज़ सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में अगर आपसे पूछा जाए कि ISSF विश्व कप जो है कहाँ पर आयोजित किया गया, तो दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में जो है आयोजित किया गया था, जिसमें आपके प्यारे भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब इसने शीर्ष स्थान तो प्राप्त किया है, लेकिन आपसे परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन टेढ़े तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, टेढ़े तरीके का मतलब है थोड़ा सा घुमाकर। तो इसमें आप पूछा जाता है आपसे कि इन्होंने शीर्ष स्थान तो प्राप्त किया है, लेकिन इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने रजत पदक जीते हैं, कितने कांस्य पदक जीते हैं। यानी कि आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कुल कितने पदक जीते हैं। तो प्यारे भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 8 पदक जीते हैं आपके प्यारे भारत ने, जिसमें से 3 तो आपके कैसे हैं, 3 आपके स्वर्ण की कैटेगरी में हैं और आपके फिर कितना हुआ 4 यहाँ पर आपकी रजत कैटेगरी में है, रजत में है। एंड अब कितना हुआ 4 3 7 1 बचा यहाँ पर, तो 1 जो है आपका कांस्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 नंबर
एक रैंकिंग हासिल की है। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन है ये। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह जी ने जो है नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है आपके आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि किस देश ने भारतवर्ष में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब निवेश करने की घोषणा की है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश में भारतवर्ष ने, ठीक है, यहाँ पर किस देश ने होगा, ठीक है, किस देश ने, इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है रुक गई थी क्योंकि मुझे भी पढ़ने में लग रहा था कि कुछ मिस्टेक है। तो किस देश ने भारतवर्ष में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब निवेश करने की घोषणा की है। सो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने जो है भारतवर्ष में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब जो है निवेश करने की घोषणा हाल ही में की है। सो याद रखिएगा इनके बारे में। अब थोड़ा सा आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात के बारे में पता होना चाहिए। जब आप करंट के साथ ये सारी चीज़ें कवर करेंगी तो आपको धीरे धीरे चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी। सो ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। आप संयुक्त अरब अमीरात जो है ये आपका पश्चिमी एशिया का एक देश है। किसका है? पश्चिमी एशिया का। जब आप मैप देखेंगे वर्ल्ड वाला तो आप पश्चिमी एशिया को देखिएगा। पश्चिमी एशिया आपको समझ में आता है ना कि पश्चिमी एशिया कहाँ पड़ेगा। आप पश्चिम की तरफ देखिएगा तो पश्चिम में आपको ये दिख जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब यहाँ के जो राष्ट्रपति जी हैं वो कौन है, इनको भी आपको याद रखना है। यहाँ के राष्ट्रपति जी के बारे में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोहम्मद, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, नाहयान याद रखिएगा। इनका नाम हल्का सा डिफरेंट है बट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या है, यानी कि इनकी राजधानी जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में अक्सर इनकी कैपिटल पूछा जाता है। तो इनकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी इनकी कैपिटल है। कैपिटल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी मुद्रा होती है कि इनकी करेंसी क्या है। तो आपकी संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी जो है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, दिरहम बोल देते हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि दिरहम इनकी मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी मुद्रा, किससे अक्सर आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आपके लिए। सो अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ये जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय हैं, इन्होंने जुलाई 2022 में साइबर सुरक्षा सहयोग पर डैश विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की है। देखिए आजकल जो हम लोग 21वीं सेंचुरी में हैं तो यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम होने लगी है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। तो इसी साइबर सुरक्षा सहयोग पर एक बैठक आयोजित की गई। ठीक है, जिसकी मेजबानी आपको बताना है कि किसने की है। ठीक, सो ये जो आपकी एक बैठक हुई थी साइबर सुरक्षा सहयोग से संबंधित, इसकी जो मेजबानी की है वो आपकी बिम्स्टेक ने की है। किसने की है? बिम्स्टेक ने। सो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये वाला जो ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात जब बिम्स्टेक की आ ही गई है तो थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में भी जान लीजिए। बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुल 7 देश हैं। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। देखिए हल्का सा तो आप मैच कर सकते हैं, जैसे बी से यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बांग्लादेश आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश है, आई से इंडिया यानी कि आपके प्यारे भारत को आपको याद रखना है। एम से आपको याद रखना है म्यांमार। कौन है? म्यांमार है। एंड एस से आपको याद रखना है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। फिर आपका आता है एस के बाद आपका आता है टी यानी कि थाईलैंड। आप लोग याद रखिएगा थाईलैंड के बारे में। फिर आपका आता है टी के बाद क्या आता है आपका? ई आता है, लेकिन आपको यहाँ पर ई से कुछ नहीं देखना है। फिर यहाँ पर आपका भूटान आ जाता है। ठीक है, जो कि हल्का सा डिफरेंट है। एंड लास्ट आपका नेपाल होता है। ठीक है, नेपाल। तो ये जो है आपके साथ हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आपके 7 हैं, ये 7 जो देश हैं ये आपके बिम्स्टेक के 7 देश हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है,
इनका लेटेस्ट जो सम्मेलन हुआ है जो आपका 5वें नंबर का था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि बिम्स्टेक का कौन सा सम्मेलन था। तो जो 5वां सम्मेलन हुआ है अभी रिसेंट में ही हुआ है इनका, तो जो लेटेस्ट हुआ है वो आपका कब हुआ है, मार्च में हुआ था, मार्च 2022 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोलंबो में हुआ था। कहाँ पर, कोलंबो में हुआ था। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा जो कि आपके 2023 में होने वाला है वो कहाँ पर होगा, ये आपका थाईलैंड में होने वाला है। ठीक है, और बिम्स्टेक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक जो दिवस है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 6 जून को। कब, 6 जून को आपका बिम्स्टेक दिवस मनाया जाता है, बिकॉज आपके बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो आपकी 6 जून आपकी 1998 को की गई थी, जिस वजह से 6 जून को आपका बिम्स्टेक दिवस मनाया जाता है। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चीज़ और छूट गई, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं, तो इनके हेडक्वार्टर ढाका में है। अब बताइए ढाका कहाँ पर है, तो ये आपके बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन है आपसे कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अब यहाँ से देखिए आपको एक क्लू मिल गया कि आपके केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक है, ये जो तोमर जी हैं इन्होंने 14 जुलाई 2022 को डैश के तहत प्लेटफॉर्म यानी कि POP का शुभारंभ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे देखिए आजकल कृषि में जितने भी रिफॉर्म्स आते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो जो आपके 14 जुलाई 2022 को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म यानी कि POP का शुभारंभ किया है। तो किसके तहत किया है, तो जो इन्होंने शुभारंभ किया है POP का, ये बेसिकली राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत किया है, यानी कि आपका 4th ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। सो यहाँ पर 4th ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब जब कृषि की बात आई तो मुझे एक फैक्ट और याद आया, हालांकि ये पुराना हो गया क्योंकि ये बजट से संबंधित है, बट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में संबद्ध जो क्षेत्र हैं उनमें कुल मूल्य वर्धन जो देखा गया था वो 18.8% देखा गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके कृषि के क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्र में कुल मूल्य वर्धन कितना है, तो वो है आपका 18.8% है। ये आपको याद रखना है कि कृषि से संबद्ध जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अगर मूल्य वर्धन पूछा जाए तो 18.8% होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2021-2022 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको याद रखना है, 2021-2022 के लिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी होगी, तो आपकी जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर होगी वो आपकी 3.9% बताई गई। कितनी, 3.9% बताई गई है। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन है आपसे कि किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि किस डे को जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सो 15 जुलाई को आपका प्रतिवर्ष आपका जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अभी 2022 के लिए इनकी थीम क्या रही, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है। सो थीम यहाँ पर मैं बता देती हूँ। इनकी जो थीम रही है 2022 के लिए, 2022 में जो थीम रही है वो क्या है, थीम है इनकी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ये बेसिकली इनकी थीम रही है जो कि आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ये 12 जुलाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व मलाला दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मलाला दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विश्व मलाला दिवस। ठीक है, 13 जुलाई को एज सच कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। एंड 11 जुलाई को आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया। इट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला जो है किस राज्य में दर्ज किया गया है। सो 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, केरल।
केरल में जो है भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, ये जो मंकी पॉक्स है ना, ये फर्स्ट टाइम आपका कब देखा गया था, तो पहली बार ये आपका 1958 में बंदरों में देखा गया था। किस में देखा गया था? बंदरों में देखा गया था, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। बट अभी प्रेजेंट में ये जो है इसके मामले कुछ केरल में देखने को मिले हैं, बिकॉज केरल में कुछ लोग जो है यूएई से लौट कर आए हैं, तो बेसिकली उनमें कुछ लक्षण ऐसे देखे गए जिस वजह से इसको समझा गया, फिर बताया गया कि ये मंकी पॉक्स का मामला है आपका। ये क्या है आपका मंकी पॉक्स? तो ये बेसिकली आपका एक वायरल जूनोटिक डिसीज है। क्या है? एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। ठीक है, जूनोटिक बीमारी। इसमें होता क्या है, जैसे आपको चेचक के टाइम लक्षण आते हैं, चेचक से सभी लोग परिचित होंगे, बिकॉज जब हम कुछ साल पहले छोटे थे तो इसके मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो चेचक के समान कुछ इसमें जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आई होप आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन आप डेफिनेटली जो अपना डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और अगर आपको कोई भी ऐसा कोई इश्यू है जो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।